हाय दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लैब असिस्टेंट या सेकेंड ग्रेड साइंस के एक अच्छे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नाभिक रहेगा। इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और हम उसी को फोकस करके चलेंगे नाभिक के, क्योंकि हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो परमाणु से संबंधित पढ़ा था और परमाणु वाले चैप्टर से 2 या 3 इतने क्वेश्चन बनते हैं। हमारा 1 घंटे का वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये हमारा एक विश्वास है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन जितना मैं समझाऊंगा शायद इस आधार पे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। वीडियो पूरा देखें, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं सुधार करूंगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए कि आप लोग जब एग्जाम में बैठे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि एग्जाम बहुत ईजी आया है और ये हमारा पढ़ा हुआ है। तो देखिए, नाभिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। नाभिक के मैं बता दूं यहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ज्यादातर जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं पिछले पेपरों का, जब हमने थोड़ा सा गहराई से देखा, तो नाभिक किस स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है, या एक बाइंडिंग एनर्जी का कर्व आता है, बंधन ऊर्जा के ऊपर क्वेश्चन आता है, कोई डीके के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, अल्फा बीटा और गामा डीके से संबंधित, मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति से संबंधित क्वेश्चन देखा है मैंने, और नाभिक के अंदर जो द्रव्यमान और ऊर्जा का आपस में कन्वर्जन है उस पर क्वेश्चन था। फिर भी हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाभिक की खोज हमने परमाणु वाले चैप्टर में बात की थी। नाभिक की खोज की थी, याद होगा आपको, रदरफोर्ड ने। उस नाभिक के बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। तो नाभिक क्या था? नाभिक, पहली चीज ध्यान रखना है कि संपूर्ण धन आवेश होता है इसमें, धनावेश संचित। और दूसरा है परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान। कई लिखने वाले संपूर्ण द्रव्यमान लिख देते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके इलेक्ट्रॉन को मिला के होता है और इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में घूर्णन करते हैं। ये नाभिक है और ये बाहर जो कक्षाएं बनी हुई हैं ये कक्षक हैं और इन कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। नाभिक की स्ट्रक्चर जान लीजिए। नाभिक किस चीज से बना होता है? नाभिक में एक शब्द चलेगा न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, इस शब्द को बड़ा अच्छे से समझ लेना कि न्यूक्लियन क्या है। न्यूक्लियन का मतलब है नाभिक में उपस्थित कण। और नाभिक में कौन कौन उपस्थित है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये दोनों के दोनों नाभिक में हैं, इसलिए इन दोनों को ही न्यूक्लियन कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों के द्रव्यमान हैं वो लगभग बराबर होते हैं, इसलिए दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियन। तो हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी नाभिक है, किसी भी तत्व को कैसे प्रदर्शित करेंगे, और जब तत्व को हम प्रदर्शित करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रहती है, आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। एक्स जेड ए, इस तरीके से ये हो सकता है। ए इधर भी लिखा मिल जाए, कोई कंफ्यूजन वाली बात उसमें रखनी नहीं, या ऐसे भी लिखा हो सकता है जेड ए। यहां एक्स जो तत्व है हमारा, उसका चिन्ह है, तत्व का चिन्ह। मान लीजिए जैसे सोडियम आ जाए तो Na आ जाएगा 2311, ऐसे लिखते हैं सोडियम को। 23 हो सकता है, इधर भी लिखा मिल जाए, या Na23 और 11 ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो X किसको बताता है कि कौन सा तत्व हमने लिया है। यहां पर ये जो Z है,
ये बताएगा क्रमांक को, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक संख्या बोलते हैं जिसको। और ये जो ए बताता है ये परमाणु द्रव्यमान संख्या को बताता है, द्रव्यमान संख्या। ये जानने की कोशिश करते हैं ये होती क्या चीजें हैं। तो इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो हमारा चलेगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। ये जो है परमाणु क्रमांक ये बताता है कि परमाणु में या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसको बताता है, प्रोटॉन की संख्या को। अब किसी भी तत्व के लिए आपको यह पता लग जाए कि उसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए 11 है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन 11 है। और हम जानते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Z बराबर है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, और जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या। परिभाषा के अनुसार प्रोटॉन की संख्या होती है, लेकिन उदासीन होने के कारण कोई भी तत्व है या परमाणु है वो उदासीन प्रकृति का है। उदासीन होने के कारण धन आवेश और ऋण आवेश समान संख्या में होता है। दूसरा चलता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान संख्या है ये बात ध्यान रखेंगे, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या है, परमाणु द्रव्यमान नहीं है। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ये क्या चीज होती है, ए की वैल्यू होती है परमाणु में या परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग, न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इन दोनों की संख्या या ये कह सकते हो न्यूक्लियन की संख्या को प्रदर्शित करता है। इतनी सी बात आप समझ में आ जाएगी। कॉपी पेन लेके बैठे, साथ साथ नोट करें, नोट्स बनाएं, शॉर्ट में नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन कर सको। अब इसको समझ लेते हैं, इसका बेनिफिट क्या रहेगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि सोडियम 2311 तत्व के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन होंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, न्यूट्रॉन पूछ ले। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, अगर इस बात का ध्यान है तो आपको पता लग जाएगा Z कितना है इसके लिए 11 और A कितना है 23। आपको पता है कि Z जो एटॉमिक नंबर है ये इसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताएगा। तो अपने को पता लग गया प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का पता लग जाए, इलेक्ट्रॉन का पता लग जाए। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे पूरा लिख लेना, प्रोटॉन की संख्या 11 और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। ये 23 क्या है, प्रोटॉन प्लस P का मतलब प्रोटॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन, ये 23 के बराबर है। क्योंकि ए यहाँ द्रव्यमान संख्या है और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है, संख्या के योग के। प्रोटॉन कितने हैं 11, N बराबर है 23 और N का मान निकल जाएगा ना 23 माइनस 11 यानी बराबर है 12। तो मैं यहाँ स्पष्ट लिख दूं आपको कि प्रोटॉन की संख्या निकालनी हो, प्रोटॉनों की संख्या, तो वो Z के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी Z होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो A माइनस Z होती है। और न्यूक्लियोनों की संख्या निकालनी हो, न्यूक्लियोनों की संख्या वो A होती है।
न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन यहां से बन जाए तो आप आराम से इसको सोल्व कर लेंगे। इस तरीके से आप लिख लें, ये 4 बातें आप लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे तत्व थे या नाभिक थे वो किस किस प्रकार से विभाजित हो सकते हैं। विभाजित होने का मतलब है कि पहला है आइसोटोप, जिसको बोलते हैं हम आइसोटोप। आइसोटोप, आइसोटोप्स क्या होते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यानी वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक Z समान व द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो, उनको बोलते हैं हम, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, आइसोटोप बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन का, एग्जाम्पल ले लो 1H 1H2 1H3, ये सिंपल सा एग्जाम्पल। देखिए Z का मान निकाल के देखो सब में, इसमें Z कितना है? 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। A का मान निकाल के देखो, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3, क्योंकि ऊपर वाली संख्या A है और नीचे वाली संख्या Z है। Z सबके लिए एक जैसा। ध्यान रखना, Z की वैल्यू अगर समान है तो रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक गुण समान होंगे और भौतिक गुण धर्म है, भौतिक गुण भिन्न होंगे। ये भी अच्छी बात है। ये ध्यान रखना कि आइसोटोप जो होते हैं उनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात ध्यान रख लेंगे, यहां से आपको पहचान हो जाएगी। दूसरे आते हैं हमारे, ये आइसोटोप थे। अब मैं बताता हूं, आइसोबार बोलते हैं, समभारिक भी बोलते हैं जिनको, वो कौन से होते हैं? नोट्स बनाते जाएं। समभारिक, समभारिक का मतलब है आइसोबार। इसमें क्या होगा? वे तत्व जिनके A का मान समान, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, A का मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या समान, परंतु Z का मान भिन्न हो, Z का मान भिन्न हो। Z का मतलब हो गया परमाणु क्रमांक है वो भिन्न हो जाए, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो आपकी कैसी हो जाए? वो समान रहे। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, समभारिक का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम का आइसोटोप एग्जाम्पल लिखूं मैं 1H3 और हीलियम 2,4,2,3। ये हमने आइसोटोप का एग्जाम्पल लिया। देखो चेक करो, Z की वैल्यू देखो, इसके लिए Z 1 है, इसके लिए 2 है। A की वैल्यू चेक करो, इसके लिए A 3 है और इसके लिए 3 है। तो आप देखेंगे कि A की मान तो समान है लेकिन Z भिन्न भिन्न है। Z भिन्न होते ही याद रखना कि भौतिक गुण तो समान होंगे, भौतिक गुण समान व रासायनिक गुण भिन्न होंगे। ये बात ध्यान रख लेनी है, आइसोबार से संबंधित इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं आइसोटोन, यानी हम उनकी बात करेंगे। आइसोटोन का मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। नाम से ही पता लगता है वे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसको हम आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। आप बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा कि सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है जिसके नाभिक में जो आपके क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉनों की संख्या है वो समान हो जाए।
और जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूं, लिथियम और बेरिलियम 8, 7, 3 और 4। अब चेक करते हैं हम। देखिए Z का मान चेक करो, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है। ए का मान चेक करो, इसके लिए 7 है और इसके लिए 8 है। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या चेक करो। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? A माइनस जेड से, A माइनस जेड से न्यूट्रॉन निकालते हैं। देखो 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4। देखो दोनों के नाभिक में न्यूट्रॉन समान हुए। न्यूट्रॉन अगर समान हुए तो ये आपके सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? ये इनको आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं क्योंकि इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 4 है। एक और नई चीज चलती है आजकल जिसको बोलते हैं दर्पण नाभिक। कहीं शब्द मिल जाएगा आपको, दर्पण नाभिक, जिसको हम मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई कैसी होती हैं? इसमें 2 तत्व होंगे आपके, और दोनों तत्वों में ये बात ध्यान रखना है आपको कि एक, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको, एक लिथियम ले लो 3,7 और एक बेरिलियम का आइसोटोप ले लो 4,7। दोनों में अगर आप देखना चाहें तो पहले में Z का मान देखिए कितना है, 3 और इसमें 4। A का मान देखोगे तो 7 और 7 है। अब मैं क्या चाहता हूं, इनके प्रोटॉन निकालना चाहता हूं। प्रोटॉन की संख्या, पहला काम है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर होती है, तो पहले में 3 है और दूसरे में 4 है। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। न्यूट्रॉन की संख्या, सब जानते हैं न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस जेड के बराबर होती है। तो 7 में से 3 गया 4 और यहां 7 में से 4 गया 3, ऐसे रख लेंगे। दर्पण नाभिक का मतलब ये होता है कि पहला जो है ये हमारा, ये पहला है और ये हमारा दूसरा है। ये ध्यान रखना, पहले नाभिक के प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होने चाहिए। वे नाभिक जिनमें पहले नाभिक या पहले तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या दूसरे के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो। उल्टा भी होना चाहिए, इसके न्यूट्रॉन की संख्या इसके प्रोटॉन के बराबर होनी चाहिए, आपस में मैच करने चाहिए दोनों के दोनों। तो ऐसे नाभिकों को हम दर्पण नाभिक बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आए तो एक बार बैक करो, दोबारा से सुनो। प्रोटॉन, पहले नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या दूसरे के न्यूट्रॉन के और दूसरे के प्रोटॉन की संख्या पहले के न्यूट्रॉन के आपस में क्रॉसिंग में चेक होनी चाहिए। जैसे चेक करो, पहले के प्रोटॉन हो गए दूसरे के न्यूट्रॉन, पहले के न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन हो गए ना बराबर। ये कौन सा नाभिक हो जाएगा? ये दर्पण नाभिक हो जाएगा। तो इस तरह के नाभिकों को हम दर्पण नाभिक कहते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी थी। अब हम आगे चलते हैं। ये तो सामान्य सी बातें हमने नाभिकों के बारे में पढ़ी, तत्वों के नाभिक के बारे में चर्चा की। अब बात चलती है द्रव्यमान की। अब हम अगर किसी चीज का द्रव्यमान मापना चाहते हैं तो हमारे पास मुख्यतः यंत्र क्या है, जो मात्रक बोलते हैं, जिसमें मापे जाते हैं, वो किलोग्राम है या ग्राम है। लेकिन ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आपके इलेक्ट्रॉन इतने कम द्रव्यमान के होते हैं कि इनको किलोग्राम में मापे तो इनका मान बहुत नगण्य के बराबर आ जाता है। ये मात्रक सही नहीं है, तो इनके लिए एक नया मात्रक की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक, और शॉर्ट में इसको AMU से लिखते हैं। कई किताबें AMU लिखती हैं और कई U से भी लिख देती हैं। इसको मैं क्वेश्चनों में बताऊंगा, U से भी लिख देते हैं। ये एटॉमिक मास यूनिट है। ये क्या चीज होती है इसको समझ लो। एक AMU का मान है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या एक U का मान कह लो, या
एक यू, कई किताबें यू भी लिख देती हैं, एक यू या एक AMU का मान का मतलब हो गया कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे हुए 12 से भाग दे दो, या इसको ऐसे लिख लो C12 का के द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा है ये। कार्बन 12 का एक जो द्रव्यमान होता है, जो हम कहें कार्बन आइसोटोप 12 का, उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? इस एक द्रव्यमान का 1.9926 गुणा 10⁻26 होता है, और इसको 12 से भाग दे दो तो एक AMU एटॉमिक मास यूनिट 1.66 10⁻⁻27 kg के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये आपके काम आएगी। ऊपर वाला भले काम आए या ना आए, ये काम जरूर आएगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है? 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी एटॉमिक मास यूनिट किलोग्राम के साथ इस तरीके से मैच करती है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो हम देखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। अब मैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज है हमारे पास। एक है प्रोटॉन, एक का द्रव्यमान, एक है आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और एक है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये तीनों के तीनों द्रव्यमान मैं किलोग्राम में भी बताऊंगा और AMU में भी बताऊंगा। पहले मैं लिखता हूं किलोग्राम में। जो प्रोटॉन का होता है 1.76 10⁻⁻27 kg, 1.67 10⁻⁻27 kg, और 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इन दोनों के द्रव्यमान को दो बिंदु तक आपको याद रखना है, और दो बिंदु तक ये वैल्यू आपकी इतनी होती है 1 अगर आपको दो से ज्यादा देखना हो, देखो ये तो दोनों में देखिए एक जैसे द्रव्यमान है, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाएं तो ये 26, ये 49 और ये 3 में होता है। तो यहां से पता लगता है, अगर आप दशमलव के बाद तीसरे अंक पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में। अब हम इनके द्रव्यमान को AMU में बदलने की कोशिश करते हैं। AMU में बदलना हो तो क्या करेंगे? 1.66 गुणा 10⁻⁻27 से भाग दे दो, तो ये किस में बदल जाएगा आपका? ये वाली वैल्यू बदल जाएगी 1.00727 U लिखा मिल जाएगा आपको, या AMU लिखा मिल जाएगा। ये किस में होगा? 1.00866 U मिल जाएगा या AMU मिल जाएगा। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये आपकी वैल्यू बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू होती है, ये तो 0.00055 U। एक ये आपको ध्यान रखनी है। ये कन्वर्ट कैसे होती है? जैसे ये प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको ऐसे मिल जाए, क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00727 U है, किलोग्राम में बताइए। तो किलोग्राम में ज्ञात करना हो तो 1.00727 को U की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलो। इससे जब गुणा करोगे तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए, ऐसे न्यूट्रॉन और ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए। ये तीनों वैल्यू आपको नोट कर लें, याद हो जाएंगी, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर ये काम आती है। अब हम बात करते हैं नाभिक के आकार और द्रव्यमान की। नाभिक के आकार की बात करते हैं पहले। छोटी छोटी बातें हैं। नाभिक का आकार व घनत्व, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी। ध्यान रखना, साइज न्यूक्लियस कैसा माना था हमने?
हमने कहा था कि नाभिक जो होता है नाभिक गोले के रूप में होता है और जिसका आकार था 10⁻15 मीटर। ये हमने पिछले टॉपिक में परमाणु में मॉडल में पढ़ के देखा था। संबंध कैसे होगा? नाभिक में उपस्थित कौन होते हैं? न्यूक्लियॉन। तो नाभिक का आकार, नाभिक का आयतन समानुपाती होता है न्यूक्लियनों की संख्या पे, न्यूक्लियनों की संख्या पे। क्यों? क्योंकि नाभिक में कौन उपस्थित है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन है तो न्यूक्लियन की संख्या अगर बढ़ा दोगे तो आपका आयतन बढ़ जाएगा। और जब इसको सोल्व करते हैं तो R बराबर है R0 A की 1/3। A की घात कितनी है? 1/3। इसको ऐसे, यहां जो R है ने ये तो है त्रिज्या। क्या है? नाभिक की त्रिज्या है ये। इसकी त्रिज्या है ये नाभिक की त्रिज्या। R0 है ये कांस्टेंट है, ये सब के लिए 1.2 × 10⁻15 मीटर होता है। यानी ये कह सकते हो 1/2 फर्मी मीटर। और ये आप जान गए होंगे परमाणु द्रव्यमान संख्या है। क्या है ये? परमाणु द्रव्यमान संख्या है। कोई भी तत्व दे रखा हो, जैसे आपको ये कह दे कि एल्यूमिनियम 27 और यहां कोई भी मान दे सकता है, 14 दे दिया जाए या 13 दे दे, कि नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो, नाभिक की त्रिज्या निकालो, ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसा दिया मिलेगा आपको। फॉर्मूला ये ध्यान है, आर निकालना है। R0 की वैल्यू फिक्स है, ये 1.2 FM फर्मी या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। ए पहचान लो कितना है, नीचे वाला तो Z होता है, ऊपर वाला ए हो गया 27 और इसकी घात 1/3 कर दो तो 1.2 FM और ये होता 3 की घात 3 और बाहर 1/3 कट गया, 3 गुणा कर दो तो 3.6 FM इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करना है। ये नाभिक की के आकार से संबंधित ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आर नाभिक की त्रिज्या है, R0 कांस्टेंट वैल्यू है और ए आपको दिया मिलेगा जब भी कोई तत्व देगा। एक आता घनत्व, ध्यान रखना है नाभिक का घनत्व जो है ये A⁻0 पे निर्भर करता है। A⁻0 का मतलब क्या हो गया कि ये नाभिक का घनत्व नियत रहता है सबके लिए। इसका मान क्या रहता है? नियत रहता है। अर्थात ये कह देंगे कि A पर निर्भर नहीं करता, इसका ये मतलब निर्भर नहीं करता। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप कि नाभिक का घनत्व निर्भर करता है परमाणु द्रव्यमान संख्या के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इसकी घात 2 या इस पे निर्भर नहीं करता। तो नाभिक का घनत्व परमाणु द्रव्यमान संख्या के ऊपर निर्भर नहीं करता। समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक द्रव्यमान क्षति होता है, मास डिफेक्ट जिसको बोलते हैं। ये द्रव्यमान क्षति क्या है जो बाद में जाके ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगी, ये भी समझ लीजिए टॉपिक। द्रव्यमान क्षति जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्या चीज है मास डिफेक्ट? कोई भी नाभिक देखिए, ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक। और नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इन दोनों को मिलाओ तो ये न्यूक्लियन कहलाते हैं, न्यूक्लियन। अब नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक बना किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के अलग अलग द्रव्यमानों के योग के भिन्न हो जाता है। तो द्रव्यमान शक्ति का मतलब हो गया डेल्टा M। ये किसके बराबर होता है? इसका ये क्या है? अंतर है। हम अगर ऊपर लिखें तो ये कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योगफल का मान नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। अतः इन दोनों के अंतर को ये कह दो
नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनो या ये कह दो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियोनो के द्रव्यमान के योगफल या योग व नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कैसे? द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से लिखते हैं और द्रव्यमान में हानि को बोल दिया। अब मान लीजिए ये जो तत्व लिया था ये हमारा था XZA, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? हम यहां लिखेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इसको, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का एक, इसमें मान लीजिए कितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं? Z, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? A माइनस Z। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है तो डेल्टा M का जो सूत्र बनेगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है MP, और कितने प्रोटॉन है? Z इंटू MP करोगे तो सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्लस में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? A माइनस Z, और कितने एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान? ये हो गया। इनके योग में से कैपिटल M को माइनस कर दो। मैं लिख देता हूं यहां ये क्या क्या है। MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। Mn ये क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और कैपिटल M क्या है? नाभिक का द्रव्यमान। Z आप जानते ही हैं, Z द्रव्यमान क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, और A माइनस यानी A है जो आपका, वो है द्रव्यमान संख्या। यहां क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये जो द्रव्यमान में अंतर है ये इंपॉर्टेंट है, ये मास डिफेक्ट बोलते हैं इसको, ये है द्रव्यमान क्षति का सूत्र। तो ये द्रव्यमान गया कहां? तो इसके बारे में आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आइंस्टीन आया था, आइंस्टीन ने क्या कहा? मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान तुल्य सिद्धांत, तुल्यता, जिसको हम तुल्यता बोलते हैं। इस सिद्धांत ने क्या कहा कि इसने संबंध दिया था ऊर्जा E बराबर है mc स्क्वायर। यहां C जो है ये प्रकाश का वेग है। क्या है ये? प्रकाश का वेग है, और m द्रव्यमान है और E ऊर्जा है। इस बारे में इसने बात की कि द्रव्यमान और ऊर्जा में ये संबंध होता है। तो यहां ये जो द्रव्यमान में हानि हुई है, ये द्रव्यमान कहीं तो गया होगा ना। तो इस सिद्धांत से ये पता लगता है, इस उत्तर से, कि ये द्रव्यमान ऊर्जा में बदला होगा, और वो ऊर्जा है जो वो E ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा M C स्क्वायर, और EB बोलते हैं इसको, ये होती है बंधन ऊर्जा। क्या नाम होता है? बंधन ऊर्जा। यानी बंधन ऊर्जा का मतलब है कि इस छोटे से भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांध के रखने वाली ऊर्जा है। डेल्टा M का मान ये रखो, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस कैपिटल M इंटू C ऑफ स्क्वायर। ये हमारी बंधन ऊर्जा का सूत्र है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे इसके क्वेश्चन भी देखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल आता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला ऐसे बना लिया। अब हम बात करना चाहेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं,
पिछले सालों के पेपर को देखने के बाद हमें ये आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बंधन ऊर्जा पे भी क्वेश्चन पूछा गया, द्रव्यमान क्षति पे भी क्वेश्चन पूछा गया, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इन चीजों को यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बताता हूं मैं, उस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक AMU या एक U भी लिखा मिल सकता है, द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा ज्ञात करो। या आपको ऑप्शन दे देगा 4, एक AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य है। और ध्यान रखना इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकता हूं मैं, और वो आपके काम भी आना है। इक्वेशन बनानी है डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम का मान दे रखा है 1 AMU और सी होता है प्रकाश का वेग 2.9979 गुणा 10⁻8 और इसका वर्ग कर दो। 1 AMU को किलोग्राम में बदलोगे तो 1.66 10⁻27 और गुना में 2.9979 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। जब आप इसकी गणना करेंगे तो ऊर्जा का जो मान निकलेगा इसकी गणना के उपरांत वो ऊर्जा निकली आपकी, जब इसकी गुणा करते हैं तो 1.4924 10⁻10 जूल। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहें तो 1.4924 10⁻10 जूल है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है EV, और ऊर्जा 1.6 गुणा 10⁻19 से भाग दे दो। जब इससे आप इसको काटोगे तो 931.5 गुणा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ये कह सकते हो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो जाएगी। अब ध्यान क्या रखना आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में जो ध्यान रखना मैं यहां लिखना चाहता हूं, 1U की वैल्यू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति C स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ये याद कर लो, बहुत जरूरी इक्वेशन है। ये तो मैंने पूरा डेरिवेशन बता दिया, ये वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए कि एक AMU का मास है वो कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होता है। अब ये क्वेश्चन कहां काम आएगा, वो क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो वो न्यूमेरिकल देखिए आप, और हम उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में, हो सकता है वैल्यू अलग दे दे। क्वेश्चन में क्या कहता है, कार्बन C612 के लिए बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00727 U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है। AMU भी लिख सकते हैं इसको, AMU या U एक ही बात है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा और नाभिक का द्रव्यमान दे रखा है, तो इसके लिए बंधन ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे। आंसर देखिए, वहां आपको आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें सबसे पहले क्या काम करना है इसमें, हमें सबसे पहले डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। डेल्टा एम का मतलब हो गया द्रव्यमान क्षति, इसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति निकालिए। हो सकता है इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कि द्रव्यमान क्षति का मान होगा, तो आप एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लें, वहां पेपर में आप आसानी से कर लेंगे। ये परमाणु दिया हुआ है C612, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तीनों का आपको पता है। तो डेल्टा एम क्या होता था, ZMP प्लस A माइनस ZMN, MN माइनस कैपिटल M। अगर ये भी ध्यान नहीं चले फॉर्मूला, अगर ये आपको ध्यान ही नहीं चले, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या 6 है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान।
तो कितना हो जाएगा 6 गुना में MP का मान है 1.00727 U, और जब आप इसकी गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू 6.0346662 AMU के आसपास बन जाएगी। ये U कह सकते हो। ऐसे ही न्यूट्रॉन का निकाल लो, न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान। जब न्यूट्रॉनों का निकालना तो न्यूट्रॉन देखो इसमें कितने हैं 6। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.00866 और गुणा करेंगे तो ये 6.0519990 U बन जाएगा। तो कुल निकाल लो, कुल द्रव्यमान किसका, न्यूक्लियनों का। इसको और इसको जोड़ दो, 6.03462 346662 प्लस 6.0519990, और जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ गया 12.09565, और भी आगे जोड़े तो 32 U के आसपास बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये नाभिक का द्रव्यमान है, इसमें से घटा दो तो द्रव्यमान शक्ति निकल जाएगी। डेल्टा M क्या हो जाएगा 12.09565, 32 में से 12.00000 घटा दो, घटा देंगे क्योंकि ये नाभिक का द्रव्यमान और ये इसके न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है, और ये वैल्यू आपकी आ गई 0.0956532 एटॉमिक मास यूनिट। ये डेल्टा M है। यहां तक आपको द्रव्यमान शक्ति, अगर पेपर में पूछ ले द्रव्यमान शक्ति निकालो तो ये निकल जाएगी। अगर आपसे पूछी है ऊर्जा, EB का मान पूछा हुआ है, इसमें बंधन ऊर्जा का मान पूछा हुआ है, इसको आप कह देंगे बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, सूत्र वही है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M आया है 0.0956532 U इंटू सी स्क्वायर, और हमने अभी पढ़ा था एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एक AMU कह लो या एक U का मान होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर। ये काम आ गया, यहाँ काम आ गया तो लिख दो 0.0956532 गुना में 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर को काट दो। यहां जो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको बंधन ऊर्जा यहां निकाल के मैं दिखा देता हूं। इधर हम बंधन ऊर्जा निकाल देते हैं। मैं यहां इसकी कैलकुलेशन करूंगा उस फॉर्मूले की कि EB की वैल्यू जो बनेगी वो आपकी वैल्यू बन जाएगी डेल्टा M सी स्क्वायर। डेल्टा M का मान ये उठा के रख दो 0.0956532 U इंटू सी स्क्वायर, और एक U की वैल्यू कितनी है 931 रख दें, 0.0956532 गुणा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर, और एक सी स्क्वायर ये खुद है इस तरीके, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो ये बन गया 0.0956532 गुणा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी गुणा करनी है आपको। जैसे ही इसकी गुणा करेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो आंसर आया है वो कितना होगा। तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर आ जाएगा 7.4 यानी 89.099 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो है कुल बंधन ऊर्जा। इसी के आगे एक बात और बता देता हूं मैं, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन भी पूछ लिया जाए। यहां से ध्यान देना, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पूछ ले, प्रति न्यूक्लियन का मान अगर पूछ ले, इसका मतलब ये हुआ, इसको EBN से लिखते हैं, पेपर में लिखा आएगा ये
कि यही क्वेश्चन दे दे, ये कह दे कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान निकालिए, इसका मतलब हुआ एक न्यूक्लियन की ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा कितनी आई है Eb, और इसके न्यूक्लियन से भाग दे दो, यानी ए से भाग दे दो, ये हो गया 89.099 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 12 से भाग दे दो, 7 पॉइंट कितनी वैल्यू आ जाएगी 424 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी मैंने 3 क्वेश्चन इसमें बता दिया आपको। पिछले लैब असिस्टेंट के पेपर में देखोगे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। इस एक क्वेश्चन से आप समझ जाओ इतनी चीज दे रखी है। क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है द्रव्यमान सती निकालिए, तो यहां तक करना है ये। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बंधन ऊर्जा निकालिए, तो ये फॉर्मूला लगा के यहां तक एनर्जी आ जाएगी। और तीसरा क्वेश्चन पूछ ले कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालिए, तो ये फॉर्मूला लगा के हम यहां तक आंसर निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तरीका यही रहेगा, तरीके में कोई बदलाव नहीं है। मैं बात करता हूं कि जो न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, नाभिक का स्थायित्व कि कोई भी नाभिक स्थायी है या नहीं, किस बात पे निर्भर करेगा। एक शब्द चलता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात, प्रोटॉन अनुपात पे। इसको N/Z लिखते हैं। यहां N न्यूट्रॉन की संख्या है और Z प्रोटॉन की। ये N तो क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, और Z है प्रोटॉन की संख्या। अब देखिए क्या केस हो सकता है। एक तो N बराबर Z हो जाए, पहली स्थिति ये हो सकती है कि N बराबर Z हो जाए। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि N बड़ा है Z हो जाए, और तीसरी स्थिति हो सकती है कि N छोटा है Z हो जाए। अगर N बड़ा है Z से तो ये नाभिक स्थायी होंगे, स्थायी नाभिक। भारी नाभिक की बात की है मैंने, भारी तत्वों में ये आ जाए, ये भी स्थायी नाभिक होंगे, लेकिन ये हल्के। और ये स्थिति आ जाए तो ये अस्थायी नाभिक होते हैं। ये बात भी ध्यान रखें। प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो में अगर इस तरह की स्थिति बन जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे स्थायित्व को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन की अनुपात में अगर N बड़ा आ जाए, यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है तो वो स्थायी होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉन से कम है तो अस्थायी तत्व हो जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हमारी बात चलती है नाभिक बलों के ऊपर कि नाभिकीय बल क्या है और इसके गुण क्या होते हैं। इस बात को भी समझने की हम प्रयास करेंगे। नाभिकीय बल, देखिए मैं छोटी सी भाषा में बताऊंगा। वह बल जो नाभिक में न्यूक्लियनों को बांध के रखे, यानी वह बल जो नाभिक में न्यूक्लियनों को बांध के रखे, बांधे रखता है, उसको हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियनों का मतलब यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से है। तो आपको यहां ध्यान रखना है एक बात है कि नाभिक में 2 चीज होंगी आपकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस छोटे से नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। एक आवेशित कण है, एक आवेशित कण नहीं है। तो इसके गुण क्या क्या हैं? गुण पे ध्यान रखना। एक तो ये आकर्षण प्रकृति का है, आकर्षण प्रकृति, और प्रकृति में सबसे प्रबल बल है। ये बात ध्यान रखें, सबसे प्रबल बल। और सबसे कमजोर पूछ ले तो गुरुत्वीय बल होता, गुरुत्वाकर्षण बल। पहला गुण ये है। दूसरा है आवेश पे निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, निर्भर नहीं।
इसका मतलब हुआ अगर ये आवेश पे निर्भर करता तो न्यूट्रॉनों को कैसे बांध के रखता, ये तो उदासीन होते हैं। नंबर तीसरी बात है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बराबर ताकत से लगता है, इनके मध्य समान, इनके मध्य समान प्रबलता, समान प्रबलता से। यानी ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कमजोर हो, इनमें ज्यादा हो इसमें ज्यादा हो, नहीं, सब में एक जैसा लगता है। और नंबर 4 है ये चक्रण पर निर्भर करता है, चक्रण पर निर्भर। कहीं शब्द लिखा मिल जाए तो ध्यान रख लेना, स्पिन बोलते हैं इसको, कि ये जो अपने न्यूक्लियन है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये किस तरह का चक्रण करते हैं, ये धनात्मक या ऋणात्मक, इस बात पे निर्भर करता है। और नंबर 5 पे ये बात ध्यान रखना कि इसके केस में जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है, धनात्मक होती है। ये इतनी सी बात भी अगर आप याद कर लेते हैं तो नाभिकीय बल पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी आपकी। तो नाभिकीय बल के बारे में आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब कारण भी पूछ ले कि इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है कि कुछ कण हैं, यानी मीजोन बोलते हैं, मीजोन, मीजोन कह लो, इंग्लिश शब्द लिख दूंगा MESON, मीजोन के संक्रमण के कारण, संक्रमण के कारण ये सब प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, मीजोन कौन कौन से होते हैं, पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस, 3 तरह के मीजोन मुख्य रूप से हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और ये। तो ये कैसे होते हैं, ये आपस में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कैसे बदलते हैं। मैं 2-3 अभिक्रियाएं बताऊंगा। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाए, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदले तो पाई प्लस इधर आएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पे जीरो, इस पे प्लस होता है इस पे जीरो। ये पाई धनात्मक की स्थिति है। जब प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में बदलता हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में बदलता हो तो पाई जीरो, ये पाई जीरो की स्थिति है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाए तो पाई माइनस की स्थिति होती है। इस तरह ये आपस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, जिसके कारण ये स्थिति पैदा होती है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इस अवस्था में जो विभव काम करता है उसको युकावा विभव कहते हैं। ये नाभिकीय बल से संबंधित बात थी। अब हम छोटी सी बात करेंगे कि नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान जो है, अगर आप इस चीज के इस चैप्टर के और भी ज्यादा डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो इसी के ऊपर बनाए हुए हैं। मैंने नाभिक चैप्टर पे 10-11 वीडियो पढ़े हैं। किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो कि वो बहुत गहराई से पढ़ना चाहता तो ठीक है, नहीं तो जितना मैं इसमें करा रहा हूं ये काफी है आपके लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड के लिए, खूब है ये। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं देखते हैं हम। नाभिकीय अभिक्रिया, जब नाभिकीय अभिक्रिया होंगी, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको हम कह दें, तो वो कैसे होंगी उसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। यहाँ नाभिकीय अभिक्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की है हमारे यहाँ पे। एक तो होती है शलन, शलन अभिक्रिया, और एक होती है विखंडन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया। 2 तरह की अभिक्रियाएं हैं, एक नाभिकीय शलन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय शलन में क्या होता है कि हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक का निर्माण, और ऊर्जा निकालते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसमें क्या होगा, भारी नाभिक है, भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक में बदल जाएंगे, हल्के नाभिक में, प्लस ऊर्जा निकाल देंगे। ये जो ऊर्जा है इसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, नाभिकीय ऊर्जा। ये ध्यान रखना, जब भी कोई नाभिकीय अभिक्रिया होगी तो वो मुख्य रूप से कुछ नियमों की पालना करेगी। वो नियम कौन कौन से, नंबर 1 पहला काम करेगी कि परमाणु
क्रमांक संरक्षण का नियम। इसका यह मतलब हुआ जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद परमाणु क्रमांक नियत रहेगा। दूसरी चलेगी न्यूक्लियन संरक्षण, न्यूक्लियन संख्या संरक्षण। इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद न्यूक्लियनों की संख्या नियत रहेगी। फिर आता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। यह ध्यान रखना है, अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद अकेला द्रव्यमान संरक्षित नहीं है और अकेली ऊर्जा संरक्षित नहीं है, लेकिन दोनों आपस में मिलकर, द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में मिलकर संरक्षित रहती हैं। यानी द्रव्यमान का ऊर्जा में और ऊर्जा का द्रव्यमान में रूपांतरण हो सकता है। ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, E = mc² से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, इस नियम की भी ये भी संरक्षित रहेगा, संरक्षण की पालना। इन नियमों की भी पालना होगी, यानी अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद कोणीय संवेग और रेखीय संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे। हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। तो ये हमारी दो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय सहलन अभिक्रिया है, इसके ऊपर बेस्ड होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया पे निर्भर करता है तो सहलन पे करता है, और विखंडन अभिक्रिया पे करता है परमाणु बम। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का आधार है। अब मैं यहां से आपको थोड़ी सी और बात बताऊंगा कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ 3 तरह के विकिरण छोड़ता है। ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है हमने मान लिया, तो ये 3 तरह की किरणें छोड़ेगा। एक अल्फा कण, एक छोड़ेगा बीटा कण और एक छोड़ेगा गामा किरणें। ये 3 तरह के विकिरण छोड़ता है। ये कौन है? रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मिता भी बोलते हैं इसको, या रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये जो अल्फा कण होते हैं ये प्लस के होते हैं, धनात्मक, इनको हीलियम आयन भी बोलते हैं, हीलियम आयन। ये जो बीटा कण है इनको बोलते हैं उच्च गति के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, और ये है ऊर्जा होती है, विकिरण होती है। अब इनके गुण धर्म की बात करेंगे, कैसे कैसे होते हैं ये बात आप समझें। मैं एक टेबल से आपको इनके गुण धर्म को समझा देता हूं, आप ऐसे याद कर लेना इस टेबल को, बड़ा अच्छा हो जाएगा। अल्फा, बीटा और गामा, पहली इनकी बात चलेगी। ये गुण है इनके, मैं थोड़ी सी बात में समझा दूंगा। आवेश याद करो पहले, आवेश कैसा होता है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर शून्य आवेश होता है। पहला गुण धर्म समझ में आ जाएगा। अल्फा कण धनात्मक, बीटा कण ऋणात्मक, और जो आपके गामा कण हैं वो क्या होते हैं? शून्य आवेश के होते हैं। प्रकृति देखिए, जब प्रकृति की बात चले तो ये हीलियम नाभिक होते हैं, हीलियम के नाभिक, यानी 2-4 के होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, और ये ऊर्जा होती है। द्रव्यमान की बात चले, द्रव्यमान इसका 4 गुना प्रोटॉन के द्रव्यमान का, एमपी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान का 4 गुना, यानी 4 गुना 1.67 किलोग्राम। अगर इसकी गुणा करें 6.68 गुना 10⁻27 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 9.1 10⁻31 किलोग्राम। और इसका जो द्रव्यमान है वो 0 होता है, क्योंकि ये ऊर्जा है। अब बात चलती है
कि जो हमारी भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता का मतलब होता है कोई भी कण किसी धातु की सतह या किसी निश्चित मोटाई की परत के ऊपर डाल दे तो उसको कितना अंदर तक चली जाए। इसकी भेदन क्षमता कम होती है, सबसे कम, और इनकी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, और इनके होती है कि अधिक होती है। सिर्फ इतना लिख लो, अधिक का मतलब हो गया उसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम, और इसकी बीच की होती है। एक बात चलती है भेदन क्षमता के बाद, आयनन क्षमता। आयनन क्षमता उल्टा होता है, ये सबसे अधिक होती है क्योंकि ये भारी कण है, सबसे अधिक, इसकी अधिक, और इसकी सबसे कम होती है, सबसे कम। एक होता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, ये प्रभावित होता है, प्रभावित कह लो या विचलित होता है, विचलित होगा क्योंकि इसके ऊपर आवेश है। ये भी विचलित होगा, विचलित होगा क्योंकि इसके ऊपर भी आवेश, और ये विचलित नहीं होगा। ये इतने से भी अगर आप गुणधर्म ध्यान रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। वेग की बात चले, वेग इसका कम, इसका अधिक, और इसका सबसे अधिक प्रकाश के वेग के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी सी बात भी कर लें तो अल्फा बीटा गामा के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नोट्स बना के लिख लें। इसके बाद मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है, वो होता है अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। अल्फा क्षय क्या चीज है? अल्फा क्षय का मतलब है कि मान लीजिए ये आपका कोई परमाणु तत्व लिया हमने Za, इसने अभिक्रिया की, और अभिक्रिया करने के बाद ये Y में बदल गया, और यहां अल्फा कण निकला है 2,4, इसको अल्फा कण कहेंगे, प्लस ऊर्जा निकली है, प्लस में ऊर्जा निकली है। इस तरह की कोई अभिक्रिया हुई तो यहाँ Z-2 हो जाएगा और यहाँ A-4 हो जाएगा। ये आपका मूल नाभिक है, मूल नाभिक याद रख लेना। ये आपका पुत्री नाभिक बोलते हैं, पुत्री नाभिक है। इसमें ध्यान क्या रखोगे कि जब भी अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो जो मूल नाभिक है इसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और क्रमांक संख्या में 2 की कमी हो जाती है, और ऊर्जा निकलेगी। जो ऊर्जा निकलेगी वो किसके बराबर होगी? mx माइनस my माइनस m अल्फा इंटू c स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ये क्या है? mx क्या है? इसका द्रव्यमान, my है इसका द्रव्यमान, और m अल्फा है इसका द्रव्यमान। बीटा क्षय होगा, जब बीटा क्षय में क्या होगा? दो तरह का बीटा क्षय होता है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। मान लीजिए ये हमारा Za मूल नाभिक है, Y में बदला, यहां आपका इलेक्ट्रॉन निकला है, प्लस ऊर्जा निकली है, प्लस ऊर्जा निकली है, और इसको बोलते हैं बीटा ऋणात्मक। और Z यानी हमारा दूसरी अभिक्रिया Za की है, यहाँ Y बना, यहाँ पॉजिट्रॉन बना है, और यहाँ हमारा Q ऊर्जा निकली है, ये है बीटा प्लस क्योंकि इसमें पॉजिट्रॉन। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो इसका परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ेगा, द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं, और इसमें 1 से कम हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या पे कम। ये दो तरह की अभिक्रिया देख लेना। और जो हमारे ये दो तरह की अभिक्रिया, एक बीटा क्षय बोल रहे हैं हम, एक को बीटा आप क्या बीटा धनात्मक और एक को बीटा ऋणात्मक बोलते हैं। तो इनमें ध्यान रखना कि जब ऋणात्मक वाला होता है तो यहाँ एंटी न्यूट्रिनो और इसमें न्यूट्रिनो निकलता है। इस कण का नाम एंटी न्यूट्रिनो, इसका नाम है न्यूट्रिनो। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे जब बीटा ऋणात्मक होता है उस समय आपका द्रव्यमान संख्या, जो परमाणु क्रमांक संख्या, वो 1 से बढ़ेगी, और इसके केस में परमाणु क्रमांक संख्या 1 से कम हो जाएगी बीटा प्लस में। और गामा जब अभी क्षय होता है, गामा क्षय में क्या होगा? केवल Za है, ये उत्तेजित अवस्था में होता है, ये ऐसे का ऐसा रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल ऊर्जा बाहर निकलती है इसमें गामा के रूप में, यहाँ ऊर्जा निकल जाएगी। तो इसको उत्तेजित न्यूक्लियाई बोलते हैं। उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब होता है जिसकी ऊर्जा ज्यादा हो, और ये
आपकी मूल है, ऐसे की ऐसे बन जाएगी। इस तरह के आपके अल्फा बीटा और गामा क्षय होते हैं। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपको मैं जो बात बताना चाहता हूं यहाँ पे, वो ध्यान रखना है आपको कि जब भी किसी सामान्य अभिक्रिया में जब ऊर्जा का, जैसे मान लीजिए ये आ जाए हमारी कि एक्स जेड ए है, इसके ऊपर कोई एक कण ए गिरा और यहां हमारा वाई बन गया ये, और यहां कोई दूसरा बी कण बना है प्लस ऊर्जा निकली है, इसको आप जेड डैश ए डैश कह सकते हो। कम ज्यादा हुआ हमें इस बात का पता नहीं। इस रिएक्शन को लिखने का तरीका है एक्स, इसको मूल को लिखते हैं, फिर इसको लिखा जाता है, फिर जो कण उत्सर्जित हुआ उसको, और फिर ये वाई को लिखते हैं। इसका द्रव्यमान जो पहली हमारी ये है, इसके द्रव्यमान को एम एक्स कह दो, इसके द्रव्यमान को एम ए कह दो, इसके द्रव्यमान को एम वाई कह दो, इसके द्रव्यमान को एम बी कह दो। तो जब ऊर्जा निकालनी हो, ऊर्जा निकालने का सूत्र याद कर लीजिए, एम एक्स प्लस एम ए, इन दोनों के द्रव्यमान में से जो हमारे रिएक्टेंट बने हैं एम वाई माइनस एम बी, इसको घटा के सी स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। अगर Q का मान ऋणात्मक आ जाए या Q का मान धनात्मक आ जाए, दो ही तो केस बनेंगे। अगर मान लीजिए Q का मान ऋणात्मक आता है तो ये ज्यादा ऊर्जा का है, यानी इसकी द्रव्यमान ज्यादा है, इसका कम है। ऋणात्मक हुआ तो इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी, और इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यानी इस केस में ऊर्जा बाहर निकलेगी, इसमें ऊर्जा लेगा। ये हमारा नाभिक से संबंधित जो टॉपिक था। इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जब अभिक्रियाएं होंगी तो आप इन अभिक्रियाओं में देखना, इधर के जेड का मान और इधर के जेड डैश का मान, यानी जेड डैश मत कहो, परमाणु क्रमांक इधर और इधर परमाणु क्रमांक बराबर होंगे। इधर वालों के परमाणु द्रव्यमान संख्या और इधर वाले सभीयों के परमाणु द्रव्यमान संख्या के मान भी बराबर रहेंगे। ये आपके नाभिक से संबंधित हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से एक दो बार समझें। इसकी डिटेल से पढ़ना हो तो मेरे YouTube चैनल पे ही इसके बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वहां से देख सकते हैं। आपने बड़ी शालीनता से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।